हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा मोल अंश या मोल प्रभाज। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं विलयनों की सांद्रता ज्ञात करने की द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत विधि को बहुत ही विस्तार से पढ़ा। सभी फार्मूले हमने ड्राइव करे थे और हमने न्यूमेरिकल भी लगाए थे। बेस्ट न्यूमेरिकल थे वो, और आगे भी आपको न्यूमेरिकल की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक रहेगा मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज, या तो इसे मोल अंश कह सकते हैं, मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। दोस्तों, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? आप सभी विलयन जानते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन होता है विलेय प्लस विलायक। तो अगर हमें किसी विलयन में किसी घटक का मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना है तो वो क्या होगा? किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या। मान लीजिए विलयन है और उस विलयन में आपने विलेय के या जिसका भी हमें मोल अंश निकालना है उसके कितने मोल लिए हैं। आपने एक विलयन में जिस घटक का मोल अंश निकाल रहे हैं आप, उस घटक के कितने मोल लिए हैं और विलयन के कुल मोलों की संख्या और विलयन के कुल कितने मोल बन गए। आपने जिस घटक का मोल अंश निकालना है आपको, उस घटक के कितने मोल लिए हैं और जो विलयन है उसके कितने मोल हैं, उनका अनुपात यही कहलाता है मोल अंश या मोल प्रभाज। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, अब हम इसे बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। ये परिभाषा आपको कुछ अगर दिक्कत लग रही हो तो इसे हम बढ़िया से समझेंगे। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई बर्तन है, ये कोई पात्र है और इसमें A और B पदार्थ मिले हुए हैं। ये द्विअंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन में हमने आपको बताया था कि दो घटक होते हैं। मान लीजिए एक घटक A है और एक घटक B है। ठीक दोस्तों, और इसमें हम बात करते हैं, जैसे हम द्रव्यमान प्रतिशत में बात करते थे विलेय के ग्राम की और आयतन में विलेय के आयतन की, लेकिन यहाँ बात जो मोल अंश में निकालेंगे तो वहाँ बात करेंगे हम विलेय के मोलों की। तो दोस्तों, यहाँ पर A के मोल कितने लिए हैं हमने? मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम A के मोल लिखेंगे तो Na लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, A के मोल हमने Na लिए हैं। और इसी प्रकार जो हमारा दूसरा घटक है B के मोल कितने हो जाएंगे? Nb। B के मोल Nb, ये Na और Nb A और B के मोल हैं। ये आपने लिए हैं। तो दोस्तों, जो हमारा विलयन का मोल होगा, आप जानते हैं कि विलेय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है। तो दोस्तों, विलेय के मोल और विलायक के मोल विलयन के मोल के बराबर होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो विलयन का मोल हो, विलयन के कितने मोल हो जाएंगे? विलेय के मोल, अर्थात अगर इसमें A और B हैं तो हम कह सकते हैं A के मोल कितने हो जाएंगे? A के मोल और प्लस विलयन दो से मिलकर बना है, A और B से, तो जो A के मोल होंगे और B के मोल होंगे इनका योग हो जाएगा A और B के मोल, इन्हें हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर A के मोल हमने पहले ही माने थे Na और प्लस में B के मोल Nb। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो विलयन के मोल हैं ये हमें मिल गए हैं Na प्लस Nb मोल है। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर A का मोल प्रभाज निकालना चाहते हैं, ये परिभाषा आपको इस तरह से बढ़िया से क्लियर हो जाएगी जब हम A का मोल अंश निकालेंगे। A का अगर हमें मोल अंश निकालना है, इसे हम मोल प्रभाज भी कह सकते हैं या मोल अंश। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है कि जिस घटक का मोल अंश निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या। जिस घटक का मोल अंश निकालना है उस घटक के मोलों की संख्या। हम यहाँ पर A का निकाल रहे हैं मोल अंश, A के मोलों की संख्या यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं। और क्या कहता है कि विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। अनुपात कहा है इसलिए हम बटे में लगा लेते हैं। और विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल यहाँ पर हमने निकाले थे, तो विलेय और विलायक को जोड़ने से बने थे Na प्लस Nb। तो हम यहाँ पर रख देंगे Na प्लस Nb। तो दोस्तों देखिए, इस
डेफिनेशन की सहायता से ये फार्मूला कितनी आसानी से निकाल लिया। अगर हमें किसी भी घटक का मोल अंश निकालना है तो बिलियन में उसके मोल ऊपर रख देंगे, उसके जितने भी मोल घुले होंगे वो ऊपर रख देंगे और नीचे टोटल बिलियन के मोल होंगे। परिभाषा भी हमारी यही कहती कि किसी घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा a का मोल अंश आया है उसे x से लिख सकते हैं और जो ये Na लिखा है वो a के मोल हैं और Na प्लस Nb ये टोटल बिलियन के मोल हैं। तो x से बराबर क्या हो जाएगा Na अपान Na प्लस Nb। तो दोस्तों ये फार्मूला आपको याद रखना है क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो बर्तन में एक घटक लिया था उसका मोल प्रभाज हमने निकाल लिया। अब इसी प्रकार हम बी का मोल प्रभाज निकालते हैं। अगर हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है ये भी बहुत ही सिंपल है। हमारी परिभाषा यही कहती है कि जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखो। तो हमें किसका मोल प्रभाज निकालना है? अब ए का निकाल चुके हैं, अब हमें निकालना है बी का। तो हम बी के मोलों को ऊपर रख देंगे। बी के मोल हमने कितने लिए थे? एन, और बी लिया था तो एन बी। बी के मोल कितने थे? एन बी। ऊपर रख देते हैं और नीचे तो बिलियन के मोल रहेंगे। बिलियन के मोल हमारे Na प्लस एन बी ही रहेंगे, Na प्लस एन बी। तो दोस्तों जो b का मोल प्रभाज है उसे हम x भी लिख लेते हैं और Nb अपान Na प्लस Nb हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम दोनों घटकों के मोल प्रभाज निकाल चुके हैं। a का मोल प्रभाज क्या आया था? ऊपर a के मोल थे Na, अर्थात a के मोल और बटे में क्या था? टोटल बिलियन के मोल। इसी तरह से हम b का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? b के मोल और नीचे टोटल बिलियन के मोल। तो दोस्तों इस तरह से हम a और b के मोल प्रभाज निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ पर दोनों मोल प्रभाजों को जोड़ देते हैं, बिलियन में दो घटक थे a और b और एक था x और दूसरा x b, और इन्हें अगर हम जोड़ते हैं x a प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोस्तों x से कितना आया था? Na बटे Na प्लस एन बी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं Na बटे Na प्लस एन बी। ये ए का मोल प्रभाज है और बी का क्या था? एन बी बटे Na प्लस एन बी। यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी। ये क्या हो जाएगा? एन बी बटे Na प्लस एन बी। ठीक है दोस्तों, अगर हम एक्स ए प्लस एक्स बी निकालना चाहते हैं तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसके हर है वो बराबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? Na प्लस एन बी। और जब हर बराबर होते हैं तो हम अंशों को सिंपल वे में जोड़ देते हैं। ऊपर क्या है हमारा? Na प्लस नीचे क्या है? सॉरी प्लस में क्या है? NB। तो दोस्तों इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं और ऊपर Na प्लस NB जो अंश हैं उसके जो भिन्न का अंश है उन्हें जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि जो Na प्लस NB है वो बटे के ऊपर है और नीचे भी Na प्लस NB है, दोनों बराबर हैं। तो दोस्तों ये कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप सही से देखेंगे तो एक आएगा। आप ये गलती कभी ना करें, यहाँ काट के जीरो लिख दें, क्योंकि जीरो नहीं आता है, यहाँ पर एक आएगा। तो एक्स ए प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा? बराबर एक। तो दोस्तों ये बिलियनों के जो घटक हैं ए और बी, इनका मोल प्रभाज हमने इसीलिए जोड़ा था कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। इस चीज़ से क्या क्लियर होता है कि जो बिलियन में जितने भी घटक होते हैं उनका मोल प्रभाज, उनके मोल प्रभाजों का योग सदैव एक ही रहता है। अगर हम यहाँ पर तीन घटक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, तीसरा सी है, तो जो बिलियन के मोल हो जाएंगे वो Na प्लस NB प्लस NC हो जाएंगे। और जो ए का मोल प्रभाज वो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर बिलियन के मोल लिए जाएंगे तो NC, और यहाँ पर बी के जो मोल प्रभाज निकला था उसमें भी NC जोड़ देंगे, और सी का निकलेगा उसमें NC बटे Na प्लस NB प्लस NC हो जाए। अगर हम इस तरह से इस भिन्न को हल करेंगे तो हमारा एलसीएम होगा Na प्लस NB प्लस NC, और ऊपर क्या हो जाएगा? Na प्लस NB प्लस NC, उसे भी काट देंगे, एक आ जाएगा। तो इस तरह से बिलियन में जो जितने भी घटक होते हैं
उन सभी के मोल प्रभाज्यों का योग सदैव एक रहता है। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो दोस्तों इसे ज़रूर याद रखें, x प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर अगर हमें मोल प्रभार निकालना है तो दोस्तों आपको केवल एक बात याद रखनी है, जिसका भी मोल प्रभार निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रख देंगे और नीचे कुल बिलियन के जितने भी बिलियन के मोल होंगे वो नीचे रखे जाएंगे। और इस तरह से हमने ए और बी के मोल आसानी से निकाल लिए थे। ऊपर ए के मोल रख दिए थे। ये एक्स है और एक्स बी क्या है, एक ये एक्स ए है, ये ए का मोल प्रभाज है, और एक्स बी ये बी का मोल प्रभाज है। इस तरह से हमने निकाले थे। और हम इसको जब ऐड करते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो एक आता है। अगर यहाँ पर 3 घटक भी होते हैं उसका भी एक आएगा, 4 होते हैं फिर भी एक आएगा। जितने भी घटक होंगे जो टोटल आएगा मोल प्रभाजों का वो एक ही होगा। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसी बात को हम क्लियरफाई करेंगे कि जो एक घटक और दूसरे घटक के मोल प्रभाजों का योग होता है वो एक होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला न्यूमेरिकल। देखते हैं किस तरह से ये न्यूमेरिकल है। दोस्तों न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, किसी बिलियन में 2 घटक ए और बी हैं। किसी बिलियन में 2 घटक ए हैं और दूसरा एक घटक ए है और दूसरा घटक बी है। ए के 20 मोल खुले हैं। ए के जो मोल हैं उनकी संख्या 20 है और बी के जो मोल हैं वो 40 मोल हैं। बी के मोलों की संख्या 40 है और ए तथा बी का मोल अंश ज्ञात करो। तो दोस्तों हम मोल अंश के फार्मूले से इस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दोस्तों हम पहले जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसे स्टेप वाइज लिखते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 घटक हैं ए और बी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए, दूसरा घटक बी। ए के मोल कितने हैं, ए के मोल 20 हैं। ठीक है दोस्तों, ए के मोल क्वेश्चन में 20 दे रखे हैं और बी के मोल कितने हैं, बी के मोल दे रखे हैं 40। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि मोलों की संख्या होती है उसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। और जब ए के मोल हैं तो एन ए लिख लेंगे और बी के मोल हैं तो इसे हम एन बी लिख लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से ए के मोल एन ए बराबर 20 आ गए और बी के मोल एन बी बराबर 40, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखे थे। अब हमें निकालना क्या है, ए तथा ए का मोल अंश निकालना है। ए का मोल अंश निकालना है हमें और बी का मोल अंश वो भी हमें निकालना है। तो दोस्तों ये ए और बी के मोल हमें मोल अंश ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं कि मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं, तो ये x हो जाएगा। और यहाँ पर हमें a का निकालना है तो हम यहाँ पर a लिख लेते हैं और b का यहाँ पर b। तो हमें x से और x भी निकालने हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ा था मोल अंश में कि जिस घटक के मोल अंश को निकालना होता है, जैसे मान लीजिए अगर ए का निकालना है तो उसके मोलों की संख्या अर्थात एन ए और जो कुल बिलियन के मोलों की संख्या होती है वो रखी जाती है नीचे। और बिलियन में 2 घटक हैं एन ए और एन बी। बिलियन में 2 घटक हैं एन ए और एन बी। बिलियन इन्हीं घटकों से मिलकर बना है। तो जो बिलियन के मोलों की संख्या हो जाएगी वो इसके मोलों की संख्या और इसके मोलों की संख्या का योग हो जाएगी। तो एन ए प्लस एन बी हो जाएगी। यहाँ से हम अगर x ए का मोल प्रभार निकालते हैं तो ऊपर एन ए रखते हैं, अर्थात ए का मोल, ए के जितने भी मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में वो रखते हैं और नीचे तो टोटल बिलियन के मोल रहेंगे। तो दोस्तों इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्योंकि जो एन ए है वो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है और एन बी है वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो दोस्तों x से निकालने के लिए हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। एन ए कितना दे रखा है 20 और दोस्तों ये एन ए ये भी 20 है और जो एन बी दे रखा है वो 40 है। तो दोस्तों x से बराबर आ गया 20/20 प्लस 40। ऊपर 20 ऐसे ही और नीचे ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 40 ये 60 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम 0 से 0 को काट देते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो x से बराबर है वो 20 मतलब ए के मोलों की संख्या रख दी थी और नीचे कुल बिलियनों के मोलों की संख्या।
ए के मोलों की संख्या 20 है और कुल विलयन के मोलों की संख्या इनका योग है। तो 20 बटे और 20 प्लस 40 60 आ गया। 0 से 0 को हमने काट दिया। अब दोस्तों आप जानते हैं कि जो 2 होता है उसका 3 गुना 6 होता है, तो 2 एकम 2 और 3 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 3 6। जो हमारा x से निकल कर आ गया वो आ गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x से बराबर क्या आ गया 1/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया, x से बराबर 1/3। अब दोस्तों इसी प्रकार से हम आसानी से b के मोलंस को भी निकाल सकते हैं। तो b का मोलंस क्या हो जाएगा, b का मोलंस मतलब xb, और जिस भी घटक का मोलंस निकालना है उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर रख देंगे, अर्थात हम Nb रखेंगे और नीचे तो कुल विलयन के मोल रहेंगे Na प्लस Nb। तो जो Nb है वो क्वेश्चन में 40 दे रखा है और Na प्लस Nb है वो क्वेश्चन में जो हमने निकाला है Na प्लस Nb वो विलय और अर्थात A और B के मोलों को जोड़कर निकाला है, जो क्या है 20 प्लस 40। तो दोस्तों यहाँ से ये 40 और ये 20 प्लस 40 60 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 3 6, हम इसे 2 से काटते हैं और आंसर हमारा कितना आ जाएगा x भी बराबर 2/3। तो दोस्तों इस फार्मूले की सहायता से हमने x भी निकाल लिया। यहाँ पर हम b के मोलों को रख देते हैं ऊपर और टोटल विलयनों के मोल को नीचे रख देते हैं और 40 ऊपर आ जाएगा, 20 प्लस 40 60 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम 2 से काट देते हैं। यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और नीचे काटेंगे तो 2 3 6 और हमारा जो b का मोल प्रभाव निकल कर आया वो आ गया 2/3। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से हम अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको हिचकिचाहट होती है कि हमारा क्वेश्चन जो आंसर आया है वो सही है या नहीं, तो कैसे हम आंसर को चेक करेंगे। चलिए दोस्तों हम उस फार्मूले का यूज करने वाले हैं जो हमने जो मोल अंश को जोड़कर निकाला था, अर्थात x से प्लस एक्स बी बराबर 1। आपको जरूर ध्यान होगा जो हमने निकाला था x से प्लस एक्स बी बराबर 1। तो दोस्तों इस फार्मूले का मीन्स यही है कि जितने भी घटक हैं उसके मोल प्रभाजों का योग 1 होगा। तो हम इन्हें जोड़कर देखते हैं, अगर 1 आता है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। तो दोस्तों x से प्लस एक्स बी का मान कितना दे रखा है, सॉरी x पहले x a का मान रख देते हैं। तो x a का मान कितना दे रखा है 1/3 और जो हमने निकाला है x b का मान वो 2/3। और अगर हम इसका लासा 3 लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंश को जोड़ देते हैं 3/3 और इसे जब काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जो हमारा x से प्लस x भी निकल कर आया है वो 1 आ गया। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है। अगर इस तरह से अगर यहाँ पर तीसरा घटक भी होता तो हम उसके मोल प्रभाज को भी जोड़ते तब भी 1 आता। तो कितने भी विलयन में घटक हो सभी का मोल प्रभाज का योग 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको अगर ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों इस तरह से हम ए और बी का मोल अंश निकाल सकते हैं और अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए अब बहुत ही सिंपल हो गया होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। तो दोस्तों ये रहा दूसरा न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल क्या है, किसी विलयन में 2 घटक ए और बी हैं। विलयन में 2 घटक ए और बी हैं। ए का मोल प्रभाज 0.6 है तो बी का मोल प्रभाज ज्ञात करो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे ज्ञात करें, इसमें तो ए और बी के मोल ही नहीं दे रखे हैं। तो दोस्तों इसे हम उस जो फार्मूला हमने निकाला था x से प्लस एक्स बी बराबर 1 उसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए का मोल प्रभाज दे रखा है, ए के मोल या बी के मोल नहीं दे रखे हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए का मोल प्रभाज कितना दे रखा है, या इसे मोल अंश भी बोलते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं और एक चीज़ और बोलते हैं मोल भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं इसे मोल फ्रैक्शन। तो ए का मोल प्रभाज कितना दे रखा है 0.6 और जब ए के मोल प्रभाज को हम क्या लिख लेते हैं x से। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मोल प्रभाज की कोई इकाई नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ऊपर भी
फार्मूले में जो Na/Na+Nb होता है, ऊपर भी मोल होते हैं नीचे भी मोल, तो इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए का मोल प्रभाज x बराबर 0.6 और निकालना क्या है हमें, बी का मोल प्रभाज। इसे क्या बोलते हैं, बी के मोल प्रभाज को हम लिख सकते हैं xp, और जो हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हम किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखिए दोस्तों, जो हमने फार्मूला आपको निकाला था x प्लस xp बराबर 1, उसका बहुत ही उपयोग होता है इस न्यूमेरिकल को लगाने में और इस जैसे और भी न्यूमेरिकल है उनको लगाने में, क्योंकि जब हमें एक घटक का मोल प्रभाव दे देता है और दूसरे घटक का निकालना होता है तो इसी फार्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ए के मोल और बी के मोलों की कोई बात नहीं है, केवल ए के मोल प्रभाज की बात है और हमें बी का मोल प्रभाज निकालना है। तो x से कितना दे रखा है 0.6, x से क्या है 0.6 और प्लस x भी हमें फाइंड आउट करना है और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर x b की वैल्यू निकालते हैं तो 1 ऐसे ही, और जो 0.6 वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। दोस्तों अब एक में से 0.6 को हम बहुत ही आसानी से घटाएंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 0.4, और वो किसके मोल हैं, xb, अर्थात xb का मोल प्रभाज। तो दोस्तों इस तरह से b का जो मोल अंश निकल कर आ गया वो 0.4। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन में कठिनाई समझते हैं तो ये कैलकुलेशन वैसे तो बहुत ही सरल है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे हम लिख सकते हैं 1.00, इसे कोई दिक्कत लिखने में, और इसे लिख सकते हैं 0.6। यहाँ पर अगर एक ही जीरो लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही अंक है। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से हम दहाई लेते हैं और इधर क्या हो जाएगा हमारा 10, तो 10 में से जब 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और इधर से हम दहाई ले ही चुके हैं तो 0 बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 0.4, जो क्या है बी का मोल प्रभाज। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सरल होगा, 3 लाइनों का है, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये नहीं याद है तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से ये बस 2 लाइनों में ये सवाल का आंसर आ सकता है। तो दोस्तों हम x प्लस xb बराबर 1 फार्मूले को आज से हमेशा याद रखेंगे और इस तरह से हम अपने लंबे आंसर को बहुत ही शॉर्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे भी न्यूमेरिकल लगवाएंगे, चलिए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल। दोस्तों ये रहा तीसरा न्यूमेरिकल, क्या है, 72 ग्राम जल, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। दोस्तों जल का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है और एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। अगर नहीं पता है तो आप याद रखेंगे कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है। के मिश्रण में इन दोनों को मिला दिया और विलयन बना लिया। दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम मोल प्रभाज किस तरह से निकालते हैं कि हम घटक के मोलों को रख देते हैं ऊपर और बटे में क्या रख देते हैं, टोटल विलयन के मोल। लेकिन यहाँ पर हमें घटक के मोल नहीं दे रखे हैं, ये घटक का भार दे रखा है। जैसे जल का भार 72 ग्राम है और एथिल अल्कोहल का 92 ग्राम, ये हमारे घटकों के भार दे रखे हैं। और हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है मोल प्रभाज निकालने के लिए, घटकों के मोलों की। तो दोस्तों हम किस तरह से जल और एथिल अल्कोहल के हम मोलों की संख्या को निकालेंगे, देखते हैं दोस्तों इसका सॉल्यूशन। दोस्तों जल का भार और एथिल अल्कोहल का भार दे रखा है, इसे हम लिख लेते हैं। जल का भार, जल का भार कितना है 72 ग्राम, और यहाँ पर लिख लेते हैं एथिल अल्कोहल को हम C2H5 बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5। एथिल अल्कोहल को हम C2H5OH बोलते हैं, तो C2H5OH का भार क्या दे रखा है 92 ग्राम। अब दोस्तों हमें निकालना है मोल और भार दे रखा है, तो आपने एक फार्मूला मोल निकालने का जरूर पढ़ा होगा 11th में। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। दोस्तों ये फार्मूला यहाँ पर बहुत ही काम आने वाला है,
क्योंकि इसी फार्मूले की सहायता से हम मोल ये जल का मोल और C2H5OH का मोल निकालने वाले हैं। तो दोस्तों हमें भार दे रखा है, अणुभार नहीं दे रखा है, अणुभार भी हम निकालेंगे। पहले आप ये फार्मूले को क्लियर कर लीजिए कि जो मोल बराबर होता है वो भार बटे अणुभार होता है। ये फार्मूला आपको आज से याद रखना है कि किसी भी घटक का मोल निकालने हैं, किसी भी घटक के मोल निकालने हैं तो उसका ऊपर भार रखेंगे, नीचे अणुभार। तो दोस्तों हमें निकालने किसके हैं? जल के मोल निकालने हैं और C2H5OH के मोल निकालने हैं, तभी तो हम मोल प्रभार निकाल लेंगे आसानी से। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि जो ये फार्मूला होता है उसमें अणुभार भी होता है। तो दोस्तों हमें अणुभार नहीं दे रखा है। और आप जानते हैं अणुभार क्या होता है? जो इसका परमाणु भार होता है, मतलब इसके परमाणुओं को जब हम इसके सूत्रों में जितने भी परमाणु होते हैं उनका भार लिखकर उन्हें जोड़ते हैं तो जो हमारा प्राप्त होता है वो परमाणु भार या अणुभार होता है। तो दोस्तों इसका हम अणुभार किस तरह से निकालेंगे देखिए दोस्तों। और ये बात आपको, जैसे ये भार दे रखा है, इधर भी भार दे रखा है, और जो अणुभार है ये आपको क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम में दे भी रखा होता है। जैसे ब्रैकेट में दे रखा होगा कि जल का भार, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है जल का अणुभार इतना है और C2H5OH का भार इतना है। अगर नहीं भी दे रखा है तो आप क्या करेंगे? इसीलिए मैं यहाँ पर जल का अणुभार और C2H5OH का अणुभार निकालते हैं। तो दोस्तों जल का अणुभार हमें निकालना है। जल का अणुभार, पहले जिसका भी अणुभार निकालना है आप उसके फार्मूले को लिख लीजिए। और दोस्तों इसका अणुभार कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। ये अणुभार भी आपको याद रखने हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो 1 होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु भार को हम 1 लिख लेते हैं। और हाइड्रोजन हैं कितने? इस सूत्र में हाइड्रोजनों की संख्या, हाइड्रोजन जो परमाणु है वो 2 हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। और जब दूसरा कोई तत्व आता है तो हम प्लस लगाते हैं। जब दूसरा तत्व शुरू हो जाता है तो हम प्लस लगा लेते हैं। और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16। जल का जो अणुभार निकालेंगे वो इसी तरह से निकालेंगे। पहले हम हाइड्रोजन का परमाणु भार रख देंगे, वो 1 होता है। और जब हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और जब दूसरा तत्व आएगा तो प्लस लगा लेते हैं। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है। 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 16, और जो निकल कर आ जाएगा 2 + 16 = कितना हो जाएगा? 18, अर्थात 18 हो जाएगा। और ये H2O का क्या है? H2O का अणुभार। तो दोस्तों इसी तरह से हम निकालने वाले हैं C2H5OH का अणुभार। C2H5OH का अणुभार क्या कैसे निकलेगा? देखिए दोस्तों, कार्बन का परमाणु भार होता है 12। कार्बन का परमाणु भार 12 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और कार्बन है कितने? कार्बन परमाणुओं की संख्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक कार्बन परमाणु का भार 12 होता है। जब 2 हैं तो 2 से गुणा कर देते हैं। 1 का 12 है तो 2 का 24 हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से गुणा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा दूसरा तत्व आ जाता है H, तो हम प्लस लगा लेते हैं। और H का परमाणु भार हमने आपको यहीं पर बताया था 1 होता है, तो हम 1 लिख लेते हैं। और H हैं कितने? H कितने हैं टोटल? 5 हैं। अभी इस H को हम फिर से इसमें जोड़ेंगे। पहले हम इस 5H को ऐसे लिख लेते हैं। 1 का होता है 1, H का होता है 1, और 5 का हो जाएगा 1 × 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा तत्व शुरू हो गया है जो O है। और O का यहाँ पर हमने आपको बताया था परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पर हम 16 लिख लेंगे। और चूंकि ये एक ही परमाणु है तो इसी तरह से 16 लिखा रहने देंगे। और ये हाइड्रोजन फिर से, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। तो दोस्तों पहले हम गुणा कर लेते हैं। 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24, प्लस लगा लेते हैं। 5 एकम 5 + 16 + 1, 24 5 29 10 30 और 16 46। 24 5 29 1 30 और 16 46। तो दोस्तों इसका जो अणुभार निकल कर आ गया C2H5OH का अणुभार वो कितना आ गया? 46। 24 5 29 और 1 30 और 10 40, और जो 6 बचा वो 46।
इस तरह से आपने C2H5OH का अणुभार निकाल लिया 46 और जल का अणुभार निकाल लिया 18। तो हम यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, जो मोल निकालने का फार्मूला होता है उसमें भार और अणुभार की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें जल का भार मालूम है 72 ग्राम, जल का अणुभार भी हमने निकाल लिया 18 और जो C2H5OH है उसका भार 92 ग्राम है और अणुभार कितना आ गया 46। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल जो है दोस्तों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ही बार पूछा गया है, क्योंकि इसमें आपको अणुभार निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप मोल निकालेंगे। पहले आपको अणुभार निकालने का तरीका पता हो, फिर मोल निकाल पाएंगे और फिर मोल से मोल अंश निकालेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों हम निकाल लेंगे H2O के मोल। H2O के मोल क्या हो जाएंगे, पहले H2O का भार रखा जाएगा बराबर H2O के मोल बराबर H2O का भार और बटे में क्या हो जाएगा H2O का अणुभार। तो दोस्तों H2O का भार हमें क्वेश्चन में दे रखा था 72 ग्राम और जो H2O का अणुभार निकाला था वो 18 और 18 4 जा 72 हो जाएगा। तो इसके 4 मोल आ गए 18 चौक 72। इस तरह से हमने 4 मोल निकाल लिए। और दोस्तों X जो H2O के मोल हैं, मोल को हम N से लिखते हैं और H2O का निकालना है तो हम यहाँ पर N और सफिक्स में H2O लगा देते हैं और बराबर कितना आ गया 4। तो एक तो हमारी कठिनाई दूर हो गई कि हमने H2O के मोल निकाल लिए। अब इसी तरह से अगर हम C2H5OH के मोल निकालें तो मोलों की संख्या को लिखते हैं N से, और ये क्या है C2H5OH, तो सफिक्स में लिख देंगे C2H5OH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N, जो N C2H5OH है उसमें क्या होगा, पहले हमें C2H5OH का भार रखना पड़ेगा। तो C2H5OH का भार और बटे में क्या हो जाएगा, जो C2H5OH का अणुभार निकाला है C2H5OH का अणुभार। तो दोस्तों ये जो NC2H5OH है वो किस तरह से हम निकालेंगे, पहले C2H, यहाँ देखिए दोस्तों NC2H5OH कितना आएगा, C2H5OH का भार जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 92 ग्राम और C2H5OH का अणुभार जो हमने निकाला है 46। आप जानते हैं कि 46 का 2 गुना 92, तो 46 दूनी 92 हो जाएगा, 46 दूनी 92। अगर हम इसे यहाँ पर NC2H5OH बराबर कितना आ जाएगा 2। अगर आप इसे काटने में कठिनाई समझते हैं तो पहले 2 से भी काट सकते हैं, फिर इधर 23 आएगा, ऊपर कितना आएगा 46। तो इस तरह से हम डायरेक्ट काट देते हैं, 46 दूनी 92। तो हमें NC2H5OH मिल गया, अर्थात C2H5OH के मोल मिल गए और जल के मोल मिल गए और हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, दोनों के मोल मिल गए। हमें इतनी प्रोसेस इसीलिए करनी पड़ी कि हमें दोनों के मोल मिल जाएं, और जब मोल अंश निकालते हैं तो उसमें दोनों के मोलों की ज़रूरत पड़ती है, वो हमने निकाल लिए हैं। तो हम निकालने वाले हैं मोल अंश। पहले हम निकालते हैं H2O का, तो मोल अंश को X से रिप्रेजेंट करते हैं और H2O का निकालना है तो XH2O रख देंगे। XH2O निकाल रहे हैं तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, जिसका भी हमें मोल अंश निकालना है पहले हम उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं। तो इसके मोलों की संख्या N होती है और H2O की है तो NH2O, और नीचे क्या रखते हैं टोटल बिलियन के मोल, और बिलियन हमारा किन से बन रहा है, H2O से बन रहा है और C2H5 से। तो जो बिलियन के मोल होंगे वो H2O और C2H5OH को जोड़कर बनेंगे, अर्थात जो बिलियन का मोल होगा वो NH2O प्लस NC2H5OH। तो XH2O हमारा कैसे निकलेगा, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि जिसका हमें निकालना है उसके मोल ऊपर रखेंगे, जिस घटक का मोल अंश निकालना है उसके मोल ऊपर और नीचे बिलियन के मोल। इसी तरह से हमें H2O का निकालना है तो H2O के मोल ऊपर रख दिए और नीचे बिलियन के मोल, और बिलियन बना किन से, H2O और C2H5OH से, तो दोनों के मोलों को जोड़ दिया। और NH2 हमने कितना निकाला है, इसीलिए हमने NH2O निकाला और NC2H5OH निकाला। ये इतनी लंबी प्रोसेस इसीलिए हुई और इसीलिए ये क्वेश्चन
इम्पॉर्टेंट भी है, इसे आप इम्पॉर्टेंट डाल लेना। तो NH2O बराबर कितना है 4, और जो हमारा NC2H5OH है वो 2 है, और यहाँ पर पहले H2O रखते हैं वो 4 है, और NC2H5OH कितना है 2। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/6, और जब हम इसे काटेंगे 2 से तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, और जो XH2O है वो क्या हो जाएगा 2/3, और ये हमारा रहा पहला आंसर। और इसी तरह से अगर हम C2H5OH का मोल अंश निकालते हैं तो हम C2H5OH के मोलों को ऊपर रखेंगे और विलयन के कुल मोलों को ऊपर। तो जो हमारा C2H5OH का मोल किस तरह से निकलेगा देखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमें निकालना है C2H5OH का मोल प्रभाज, तो ऊपर हम क्या रखेंगे C2H5OH के मोलों की संख्या, और नीचे क्या हो जाएगा टोटल विलयन के मोलों की संख्या। जो विलयन है हमारा वो H2O और C2H5OH को मिलाने पर बना है, और उसके मोलों की संख्या को हम बटे में रख देंगे। तो जो XC2H5OH है वो किस तरह से निकल कर आएगा दोस्तों, NC2H5OH मतलब C2H5OH के मोलों की संख्या। C2H5OH के मोलों की संख्या हम निकाल चुके हैं 2, तो यहाँ पर हम 2 रख लेते हैं और बटे में, और जो NC2H5OH प्लस NH2 है मतलब कुल विलयन के मोल, ये विलयन का जो H2O घटक है उसका मोल 4, उसके मोलों की संख्या 4 है, और C2H5 के 2 हैं। तो हम जैसे इधर जोड़ा था तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। तो जो हमारा X निकल कर आएगा ये यहाँ पर लिख देते हैं, जो XC2H5OH निकल कर आएगा वो आएगा 1/3। तो हमारा जो XC2H5OH का मोल प्रभाव निकल कर आया वो है 1/3। अब दोस्तों अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप क्वेश्चन को चेक उसी तरीके से कर सकते हैं जिस तरह से हमने पहले बताया था। हम इसके मोल प्रभाज को और इसके मोल प्रभाज को जोड़ कर देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर जोड़ कर देखते हैं तो क्या है 2/3, ये H2O के मोल अंश है, और जो C2H5OH का मोल अंश है वो 1/3, और इधर क्या हो जाएगा 3, ऊपर 2 + 1 और 3 से 3 काट देंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा भी है और इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो दोस्तों इसे हम फिर से समझा देते हैं। ये दोस्तों जल का भार और जो C2H5OH का भार है ये क्वेश्चन में दे रखा था। अणुभार कभी कभी बोर्ड में दे देते हैं, और इसीलिए हमने आपको निकलवा के बताया कि नहीं दे रखे हैं तो आप क्या करेंगे। तो फिर उस समय आपको जो फार्मूला है मोल प्रभाव निकालने का उसका कोई काम यूज नहीं होगा, क्योंकि जब आपको अणुभार ही नहीं पता है तो किस तरह से मोल प्रभाव निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमने अणुभार निकालने की आपको जो बताया है कि जैसे H2O का निकालना है तो H का होता है 1, आपको परमाणु भार याद रखने हैं बस, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम और न्यूमेरिकल लगाएंगे तब तक आपको परमाणु भार याद भी हो जाएंगे। तो 2 है H, तो 2 से गुणा कर देते हैं और 16, इस तरह से 18 आ जाता है। और इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में बहुत से फार्मूले याद जो ट्राई हुए हैं, कौन सा है, एक तो अणुभार निकालने का, दूसरा मोल बराबर निकालने का, भार बटे अणुभार, फिर जाके मोल प्रभाव निकाला है। तो हमने H2O के मोलों को निकाल लिया, ऊपर रख दिया H2O का भार जो 72 ग्राम है, और नीचे H2O का अणुभार जो हमने 18 ग्राम निकाला है। 18 × 4 = 72, 18 × 4 = 72 होता है, और जो हमारा NH2O मतलब H2O के मोलों की संख्या 4 आ जाएगी। इसी प्रकार हम C2H5OH के मोलों की संख्या को भी निकाल लेते हैं। ऊपर C2H5OH के भार को रख दिया जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 92 ग्राम, और नीचे अणुभार जो हमने निकाला था वो 46, और 46 जो 92 है इससे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। 46 का 2 गुना 92 होता है, तो जो C2H5OH के मोलों की संख्या 2 आ गई। दोनों घटकों के मोलों की संख्या पता लग गई, और मोल प्रभाव निकालने के लिए अब कुछ नहीं बचा इसमें, बस फार्मूले में पुटअप करना है। अगर H2O का निकालना है तो ऊपर H2O के मोलों की संख्या, और बटे में क्या हो जाएगा कुल विलयन के मोलों की संख्या। तो H2O के मोलों की संख्या हमने निकाली थी 4, और बटे में क्या है
NH2O मतलब फिर हमें H2O के मोल की संख्या रखनी है, और जो NC2H5OH है उसका मतलब 2, अर्थात C2H5OH के मोलों की संख्या 2 हमने निकाली थी, वो यहाँ पर रख दी। और ये इधर क्या हो जाएगा 4, 4 2 6, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। तो जो हमारा एक पहला आंसर आ गया XH2O बराबर 2/3 और XC2H5OH इसी तरह से निकालेंगे, ऊपर C2H5OH के मोल, नीचे कुल विलयन के मोल, तो 2 और कुल विलयन के मोल हमने यहीं पर निकाले थे जो 6 आए थे, और 2 एकम 2 और 2 तियां 6, XC2H5OH अर्थात C2H5OH का मोल प्रभाज 1/3। तो दोस्तों इस तरह से तो हमने अपने आंसर निकाल लिए, और चेक करना है तो इस तरह से दोनों को जोड़ देते हैं, एक आ गया तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने सभी न्यूमेरिकल को क्लियर करा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको बोर्ड तक जी जान मेहनत कर देनी है, और हम भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हमारा साथ देंगे तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से ये जो न्यूमेरिकल हैं इसी तरह से बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बस आपको वहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है। तो दोस्तों अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सांद्रता ज्ञात करने की हम और विधि का अध्ययन करेंगे, उसका नाम है मोलरता। वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड है, और यहाँ पर भी जो हमने मोल प्रभाज पढ़ा था ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों कुछ शब्दों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों ये लाइनें जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान देना। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों इस तरह से हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।